अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद और आज हम बात करेंगे स्वीडन और फिनलैंड की। कैसे यहाँ पे ग्लोबल टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ ना सिर्फ हमारे लिए फाइनेंशियली फीजिबल हो सकती हैं बल्कि लॉन्ग टर्म में रेजिडेंसी पर्सपेक्टिव से भी वायबल हो सकती हैं। हमारा ख़ास एम्फेसिस स्कॉलरशिप्स के ऊपर रहेगा कि किस तरह से आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। आज हमारे साथ मौजूद हैं हारून अरशद, जो यूरोप में सेटल हैं और अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ बहुत सालों से हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए हारून से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून। वालेकुम सलाम। अहमद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हारून, नाइस मीटिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऐसा क्या अट्रैक्टिव है स्वीडन के अंदर? बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि लोग यूएस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ जाते हैं, यूके में। Why Sweden, Finland? I mean, what's the plus? What's the benefit here? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं जब भी वो प्लान करते हैं किसी भी कंट्री में मूव करने के लिए, तो उसमें आई थिंक सबसे पहली चीज़ वो देख रहे होते हैं कि उनके पास बजट क्या है। सेकंड देख रहे होते हैं फैमिली सेटलमेंट, पीआर के चांसेस। थर्ड वो देख रहे होते हैं वर्क अलाउ होगा या नहीं होगा, या बिजनेस वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड देन लेटर ऑन स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है या नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट के लिए वो है कि उनको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो स्वीडन इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीडन में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑलमोस्ट 40-50% लेस कॉस्टली हैं कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड यूके। सेकंड जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे फैमिली सेटलमेंट आपको दी जाती है। पूरा आप फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं, फ्रॉम डे फर्स्ट आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं। आप और आप यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर हासिल करने के बाद फैमिली को रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको जो वेलफेयर स्टेट्स के बेनिफिट्स होते हैं वो भी यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, एंड ऑफ कोर्स आपके जो स्पाउस है वो यहाँ पे डे फर्स्ट से वर्क वीज़े पे मौजूद होते हैं, सो दे आर अलाउड टू डू वर्क फुल टाइम। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट को भी स्वीडन में 100% वर्क अलाउ होता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट लाइक अगर हम यूके की बात करें तो यूके में फ्रॉम जनवरी 2024 स्पाउस अलाउ नहीं है स्टडी वीज़े पे, और आप वीकली 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको अलाउ है कि यू कैन वर्क टू 40 आवर ऑन ए वीकली बेसिस, जिसको फुल टाइम वर्क कहा जाता है। सो अलॉन्ग विद योर स्टडी आप वर्क कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ पे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ उपसला, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, लुंड यूनिवर्सिटी, ये टॉप 200 एंड 100 रैंकिंग में आती हैं। इसके अलावा KTH इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है फॉर पब्लिक हेल्थ कोर्सेज, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग है विच इज़ सेकंड लार्जेस्ट सिटी। गॉथनबर्ग इज सेकंड लार्जेस्ट सिटी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग भी बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। एंड देन मूविंग ऑन, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसलिए भी आना पसंद करते हैं कि यहाँ पे अप टू 20 ईयर स्टडी गैप भी एक्सेप्टेबल है। सो आई हैव सम स्टूडेंट्स जिन्होंने 2007 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था और वो 2023 में यहाँ पे आए। सो ह्यूज स्टडी गैप्स आर एक्सेप्टेबल। इसके अलावा स्कॉलरशिप की जब हम बात करते हैं तो स्वीडन में आपको 20 से 25% स्कॉलरशिप्स नॉर्मली मिल जाती हैं विदाउट डूइंग एनी एफर्ट। आपका अगर एक्सपीरियंस है और आपकी एजुकेशन रेलिवेंट है तो आपको 20 से 25% यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। सो दिस मेक्स स्वीडन अट्रैक्टिव। एंड लास्ट जो इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो कि वीज़ा रेशो की वजह से ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, अमेरिका नहीं जा पाते, तो प्लीज़ कंसिडर स्वीडन एज ए गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं, आप पीआर ले सकते हैं और आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है स्वीडन में अपनी एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, how does he or she identify कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कोर्स उसके लिए अप्रोप्रिएट है? वहाँ से शुरू करते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ। अगर मैं बैठा हूँ आज, यार अच्छा लेट्स गो फॉर हायर एजुकेशन, या मुझे जाना ही जाना है, तो हाउ डू आई स्टार्ट फाइंडिंग द राइट यूनिवर्सिटी एंड राइट कोर्स फॉर मी?
The first thing that candidate must do is to search universityadmissions.se. universityadmissions.se जो है यहाँ का स्वीडन की पोर्टल है जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स रजिस्टर्ड हैं, राइट। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको बैचलर्स मास्टर्स के तमाम प्रोग्राम्स की एक्सेस मिल जाएगी। स्टार्ट यहाँ से यूजुअली स्टार्ट कहाँ से होता है? फॉर एग्जांपल आप अगर बैचलर्स कर चुके हैं एंड यू आर प्लानिंग टू गो फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, तो आपने सबसे पहले सर्च करना है मास्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स इन अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट सर्च करेंगे उस पोर्टल universityadmissions.se पे मास्टर्स इन अकाउंटिंग, तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो मास्टर्स इन अकाउंटिंग ऑफर कर रही होंगी वो आपको शो होंगी एंड उसमें उनकी डेडलाइंस शो होती हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ 15th ऑफ अक्टूबर से एडमिशंस स्वीडन के ओपन हो रहे हैं एंड इट विल लास्ट until 15 और 16 of January 2025। सो ये डेडलाइन है कोर्स की, इसमें आप कोर्सेज पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है वंस यू हैव सिलेक्टेड द रेलिवेंट कोर्स जो आप करना चाहते हैं उसकी वहाँ पे फ़ी शो हो रही होती है। सो यू कैन लुक फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Majority of the universities in Sweden require IELTS 6.5 or PTE 62 points with no less than 61 in writing। सो आप अपना स्टार्ट यूँ ले सकते हैं कि आप कोर्स सर्च करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ें एंड नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन हासिल करने के लिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। मैट्रिक इंटरमीडिएट के लोकल बोर्ड एंड आईबीसी से अटेस्ट होते हैं और इसके बाद जो बैचलर्स या मास्टर्स के आपके ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन इन पाकिस्तान से टेस्ट होंगे। सो आपने अपने जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। इसके अलावा आप यूरोपास फॉर्मेट के ऊपर अपनी सीवी बनाएंगे और इसके अलावा आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर हाल में चाहिए होते हैं। आप इसके साथ मोटिवेशन लेटर भी लिखेंगे और यूनिवर्सिटी की अगर कोई कोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपने वो भी मीट करनी है। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की असाइनमेंट्स होती हैं या एडिशनल टास्क होते हैं तो आपने वो भी मीट करने हैं। सो वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल दोज टास्क और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है तो आप यूनिवर्सिटी admissions.se पे अपलोड करेंगे एंड यू हैव टू पे 900 स्वीडिश क्राउन फ़ी जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 23 to 24,000 रुपीज़ बनते हैं। वो सबमिट करेंगे एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। आफ्टर दैट आपको रिजल्ट मिलेगा इन मिड ऑफ मार्च और एंड ऑफ मार्च तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जाना है क्योंकि आपने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट की होंगी। सो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड आप कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। हारून, दो सवाल है मेरे यहाँ पे। पहला ये कि अगर मैं पिक एंड चूज़ इस बेसिस पे कर रहा हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप जहाँ ज़्यादा मिले मैं वहाँ अप्लाई कर लूँ, बिकॉज आई एम ओपन टू सॉर्ट ऑफ अप्लाइंग फॉर मल्टीपल, लेकिन जहाँ तो क्या मुझे उस फेस के ऊपर पता होता है स्कॉलरशिप का या वो एक अलग चीज़ है? और सेकेंडली ये, अगर मैंने लेट्स सपोज 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया तो तीनों की मुझे ये फीस अलग-अलग देनी पड़ेगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्कॉलरशिप से रेलिवेंट क्वेश्चन है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी स्कॉलरशिप डिसाइडेड होती है 25% तक, तो वो हमें मालूम होता है कि इस यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप कितने परसेंट देनी है अगर आपको एडमिशन मिल गया। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी वेस्ट एंड ओमियो यूनिवर्सिटी है, सो इनकी इंटरनल स्कॉलरशिप्स होती हैं। सो इफ़ यू अप्लाई ऑन ए इफ़ यू अप्लाई फॉर ए कोर्स तो आपको 25% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है, बट इट्स नॉट ए गारंटी। मेजॉरिटी केसेस में स्कॉलरशिप इज़ बेस्ड ऑन कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्या प्रीवियस इफ़ यू हैव प्रीवियस स्कॉलरशिप्स उनकी बेसिस पे आपको मिल रहा होता है एंड सम टाइम वो देखते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं कोर्स में। सो फॉर एग्जांपल इफ इन ए कोर्स यू हैव 25-30 एप्लीकेंट्स और उनका बजट सबको देने के लिए काफ़ी है तो वो फिर डिवाइड कर देते हैं उस स्कॉलरशिप को। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी जो बहुत ही पॉपुलर स्कॉलरशिप है स्वीडन में वो है एसआई स्कॉलरशिप, विच इज़ स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप।
स्वीडिश इंस्टीट्यूट की जो स्कॉलरशिप है वो आपकी 100% ट्यूशन फ़ी कवर करती है, उसके अलावा आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, उसके अलावा जो आपकी यहाँ पे अकोमोडेशन एंड लिविंग कॉस्ट है वो भी बियर की जाती है। सो स्वीडिश इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप को मैं रिकमेंड करता हूँ, जो भी प्रोफेशनल्स आ रहे हैं स्वीडन में, तो वो स्वीडिश इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये आपका जो टोटल ड्यूरेशन है स्टडी का उसको कवर कर रही होती है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम स्वीडिश एसआई के ऊपर आते हैं, बट आपने जो पिछली बात की कि यूनिवर्सिटीज़ का अपना कोटा होता है, यूनिवर्सिटीज़ का अपना स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, ये एप्लीकेंट को भी बातें पता होती हैं या वो किसी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करेंगे जैसे आपसे तो ही आप उनको पता लगेगा? हाउ डज़ अ कैंडिडेट नो कि यूनिवर्सिटी का क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम है या मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? इसमें बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद स्कॉलरशिप, मेरा जो मेन एरिया है वो स्कॉलरशिप्स में ही है। मैं फिनलैंड और स्वीडन की ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स को ही देख रहा होता हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कौन से प्रोग्राम में किस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दी गई है। सो जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी वेस्ट जो है उसकी स्कॉलरशिप्स का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। और उनका अलहदा से एक पोर्टल है जिसके ऊपर जाके आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। सो यूनिवर्सिटी एडमिशंस डॉट एस के ऊपर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। ये इंफॉर्मेशन जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे उनका स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स का जो टैब है वहाँ पे जाएंगे, तब स्टूडेंट को नज़र आएगा कि किस प्रोग्राम में कितनी स्कॉलरशिप रखी गई है। ऑन द फेस ऑफ इट यूनिवर्सिटी एडमिशन पे ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। सो आई थिंक कि उसमें स्टूडेंट जब हमसे पूछते हैं कि हमें मतलब कि हमें स्कॉलरशिप चाहिए, तो फिर हम उनको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितने परसेंट तक स्कॉलरशिप्स लास्ट ईयर मिली हैं, और बेस्ड ऑन दैट आपके क्या चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। ये वाली जो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, जो अंदर की जो तरीके हैं किस तरह से पता लगे कि कहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, ये आपने आज हमें हाईलाइट करना है और ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो सुनने वाले हैं वो भी गाइड हों इसके हिसाब से। जी, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक कोर्स चूज़ करते हैं, ठीक है? और उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन मौजूद होता है। सो स्कॉलरशिप्स में जब आप जाएँगे, सो यू विल फाइंड स्कॉलरशिप फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम। मैं आपको स्वीडन का भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप स्वीडन की यूनिवर्सिटी वेस्ट को सर्च करेंगे, तो आप उसमें प्रोग्राम देखेंगे एंड देन सर्च फॉर स्कॉलरशिप इन दिस प्रोग्राम। आप जैसे ही स्कॉलरशिप सर्च करेंगे वो आपको बता देंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के बाद आप अप्लाई करेंगे, स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट करने के बाद आपको कितने परसेंट तक स्कॉलरशिप मिलेगी। और वहाँ पे मेंशन है कि 25% स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल। मैं कुछ प्रोग्राम्स के नाम भी ले लेता हूँ, लाइक लीडरशिप इन डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ये प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। आपने ऐसा ही स्कॉलरशिप की बात की जहाँ पे 100% आपका फुली फंडेड, आप समझ लें कि ना सिर्फ आप पढ़ रहे होते हैं बल्कि रह रहे होते हैं, ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। हाउ हाउ ईज़ी इज़ इट टू गेट एसआई और उस मतलब वो कितने लोगों को मिलता होगा? जितना ये अट्रैक्टिव पैकेज लग रहा है तो मेरे ख्याल है 2 ही को मिलता होगा या 5 को शायद साल में। अ, बिल्कुल, मैं एसआई के ऊपर बात करूँगा कि एसआई स्कॉलरशिप जो है उसकी जो रेशो है वो 3 to 4% है सिर्फ। और इसकी वजह ये है कि हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो फ्री स्टडी के लिए यहाँ पे आए। सो इसमें अगर मैं पाकिस्तानीज़ की बात करूँ तो 2023 में हमारे 11 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिली थी, और इसी तरह 2022 में ये और ऑलमोस्ट 13 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली थी। सो इसका परसेंटेज बहुत थोड़ा है और इसके लिए आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अम, मैं कुछ टिप्स देता हूँ कि जिसमें आपने प्रीवियसली लीडरशिप रोल में परफॉर्म किया हो। सेकंड, आपकी जो प्रोफाइल है उसमें आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। एंड इसके अलावा जो है आपको अगर प्रीवियसली स्कॉलरशिप्स मिली हैं, तो आप वो स्कॉलरशिप्स का एविडेंस इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और आपका जो मोटिवेशन लेटर है और या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, जिसमें आप बताएं कि आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं और स्कॉलरशिप क्यों आपको देनी चाहिए।
सो दीज आर द फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके हारून, बिकॉज ये तो बड़ा अपेरेंट है कि स्कॉलरशिप का रेशो बहुत कम है और हमारे पास जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं हमारे रीजन के अंदर वो स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा हैं। सो क्या स्वीडन के अलावा भी कोई ऑप्शन है लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत चंद लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी या बहुत कम मिलेगी। सो इज़ देयर ऑल्सो एन ऑप्शन जहाँ पे लोग जा सकें और स्कॉलरशिप ज़्यादा मिल सके? जी सर, वी हैव अनदर ऑप्शन जो कि बहुत अट्रैक्टिव है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, एंड आई रिकमेंड माई स्टूडेंट्स कि वो फिनलैंड में स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करें। फिनलैंड की अगर हम बात करते हैं तो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम्स में है। और सेकंड जो चीज़ है, 2023 में इसका जो वीज़ा रेशो था वो मोर देन 90% था। एंड इफ़ यू सर्च देयर वेबसाइट studyinfo.fe, तो ये फैक्ट उन्होंने वहाँ पे बताया हुआ है कि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप जो स्टूडेंट्स का आया था 2023 में वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे। सो नाउ ऑनवर्ड काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फिनलैंड को परस्यू कर रहे हैं, और उसकी सबसे मेजर रीज़न जो है वो है फिनलैंड की स्कॉलरशिप्स। क्योंकि फिनलैंड 100% तक काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें 100% तक स्कॉलरशिप देता है। सो अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सर्च तो उसमें फिनलैंड को ज़रूर शामिल रखें। studyinfo.fe पे जाके अपने कोर्स रेलिवेंट कोर्स को सर्च करें, और वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू सर्च मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो आपको ऑन फेस ऑफ इट नज़र आ जाएगा कि इस प्रोग्राम में जो स्टूडेंट एडमिट होंगे उनको कितने परसेंट स्कॉलरशिप दी जाएगी। मेरा जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था उसमें ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट्स मास्टर में एडमिट हुए थे उनको अप टू 50% स्कॉलरशिप मिली है। सो हाफ ऑफ देयर स्टडी इज़ फ्री, एंड रिमेनिंग हाफ उनको पे करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इस तरह से इनका सिस्टम होता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के आउट ऑफ 60-50 क्रेडिट कंप्लीट कर लें तो आपको सेकेंड ईयर जो है वो टोटल फ्री हो जाता है। सो ये स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर फर्स्ट ईयर परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। सो फिनलैंड बहुत अच्छी ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी काफ़ी पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको स्कॉलरशिप जो है नहीं मिल रही। तो डू सर्च फॉर फिनलैंड, एंड इफ़ यू नीड एनी फर्दर गाइडेंस तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑसम, आप एक साल पढ़ें और दूसरा साल आपका फ्री। मतलब अगर आप एक साल 60 में से 50 क्रेडिट आवर्स आपने पूरे कर लिए तो सेकंड ईयर यू आर गोना बी स्टडीइंग एब्सोल्युटली फॉर फ्री इन द मास्टर्स कोर्स, राइट? यस, मास्टर्स एज वेल एज इन बैचलर्स। तो ये ऑप्शन दोनों प्रोग्राम्स में है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो यू आर स्टडिंग फ्री फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर हम बात करें कॉस्ट वाइज, इधर से स्वीडन और अब फिनलैंड की बात हो रही है तो स्वीडन और फिनलैंड के अंदर व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट दैट वी लुकिंग एट इन यूरोज या रुपीस में, जैसे भी आप बताना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन में जो कॉस्ट है, यूनिवर्सिटी फ़ी प्लस अगर हम उसमें ट्रैवल कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, एम्बेसी फ़ी इंक्लूड करते हैं, तो ये जो बजट है फॉर मास्टर्स प्रोग्राम ये ऑलमोस्ट 30 से 35 लाख रुपीस पाकिस्तानी इनकर होते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी स्टडी फ़ी जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो कवर है, जिसमें आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर्ड हैं, और माइग्रेशन की जो फ़ी है वो कवर्ड है, और जो भी इंश्योरेंस होती है स्टूडेंट की वो सब कॉस्ट इसमें कवर हो रही होती है। If I compare it with Finland, Finland have almost the same budget, 30 to 35 lakh। और इसके अलावा ये होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप्स ज़्यादा मिल गई हैं, फिनलैंड में मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है लास्ट ईयर, उन वो 20 से 25 लाख के बीच में आए हैं आफ्टर 50% स्कॉलरशिप। सो इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ 2 मिलियन टू 2.5 मिलियन रुपीस तो आप ये फिनलैंड में आ सकते हैं। So if we compare Sweden and Finland budget with UK or any other country, तो आप देखेंगे कि यूके में जो एनुअल फ़ी है वो अराउंड 11,000 पाउंड से 15,000 पाउंड होती है। और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में मास्टर्स प्रोग्राम की फ़ी देखेंगे तो वो 12,000 यूएसडी से 15,000 यूएसडी तक होती है पर ईयर। लेकिन अगर आप फिनलैंड की एनुअल फ़ी की बात करेंगे तो फिनलैंड में बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम ऐसे हैं जो
8 to 10,000 यूरो के अंदर मौजूद हैं एंड उस पे भी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है कि आप 50% ऑफ लेके यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंड सेकेंड ईयर में अगर आपने फर्स्ट ईयर 50 क्रेडिट्स कर लिए तो सेकेंड ईयर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, जो आपने अभी बताए स्टैट्स को हम कंपेयर करते हैं थोड़ा जूम आउट करके हारून। सो अगर आप स्वीडन में लेट्स सपोज 6 महीने की एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है क्योंकि यहाँ पे उसको कंपेयर करें तो वो पाकिस्तान रुपीज़ में आजकल के रेट के मुताबिक जो कि हम स्क्रीन पे ऑडियंस को दे देंगे वो तकरीबन 6 महीने की फ़ीस प्लस माइग्रेशन की कॉस्ट और फिर बिकॉज वीज़ा इथोपिया में जाके लगता है और वहाँ पे आपको जाना पड़ता है वो ट्रैवल वगैरह मिला के एवरीथिंग सेटल होने तक की कॉस्ट पहले 6 महीने की स्वीडन में इज़ अराउंड 30 to 35 लाख रुपीज़। लेट्स कंपेयर दैट विद फिनलैंड। फिनलैंड में आपने कहा कि तकरीबन 30 से 35 लाख ही है लेकिन वो फीस 6 महीने की नहीं एक साल की कॉस्ट है। सो एक साल की सारी कॉस्ट इंक्लूडिंग इनिशियल सेटलमेंट फ्लाई करना माइग्रेशन वगैरह सारा कुछ टिकट शिकट मिला के वो तकरीबन 30 से 35 लाख है बशर्ते कि आपको वो जो 50% वाली स्कॉलरशिप हारून ने जिक्र किया वो ना मिले। अगर मिल जाए तो फिर आपकी कॉस्ट 30-35 लाख नहीं 20-25 लाख हो जाती है फ्रॉम 2 मिलियन टू 2.5 मिलियन PKR रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। और इसको हम कंपेयर करते हैं यूके के साथ तो यूके में तकरीबन आपको हाउसिंग वगैरह मिला के फीस तो शायद वही 30-35 लाख हो लेकिन हाउसिंग और सारी इंश्योरेंसेस ट्रैवल मिला के तकरीबन कॉस्ट बन जाती है 5 to 6 मिलियन यानी कि तकरीबन 50 से 60 लाख या 50 से 55 लाख। और उसको अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो वो तकरीबन 60 से 70 लाख बन जाती है। और ऑफ कोर्स वो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है कि यूएस के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो मे बी वो नीचे चली जाए वो हाफ हो जाए शायद यूके में स्कॉलरशिप बहुत अट्रैक्टिव को मिल जाए तो वो कॉस्ट चली जाए। बट अगर मैं एट पार रख के देखूं तो वो तकरीबन 30-35 लाख आपकी स्वीडन की 6 महीने की फ़ीस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। फिनलैंड की भी इतनी है लेकिन एक साल की। यूके में तकरीबन लेट्स इग्नोर द स्कॉलरशिप फॉर नाउ वो तकरीबन 50 से 60 लाख है और यूएस के अंदर वही चीज़ 60 से 70 लाख रुपए है। सो जस्ट कंपैरिजन कि किस तरह से आपका यूरोप वाला पैकेज या स्वीडन फिनलैंड वाला पैकेज फाइनेंशियल टर्म्स में कितना अट्रैक्टिव बन जाता है। फिनलैंड में स्टूडेंट जब आते हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे देयर टाइम स्टार्ट्स फॉर पीआर क्योंकि फिनलैंड में आपको ए कैटेगरी वीज़ा दिया जाता है स्टूडेंट्स को विच मीन्स के आप जिस वीज़े पे आए हैं दैट लीड्स टू योर पीआर। सो एक यूनिक फीचर है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं यूके से तो यूके में ऐसा नहीं है जब तक आप अपना स्टडी टाइम कंप्लीट नहीं कर लेते और आपको वर्क परमिट नहीं मिल जाता तब तक आपका पीआर या इनडेफिनेट टाइम जो स्टार्ट होना होता है उसके लिए आपका टाइम स्टार्ट नहीं होता। बट फिनलैंड में फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन आप आए हैं फ्रॉम दैट डे योर 4 year स्टार्ट्स एंड विद इन 4 years आप अपनी पीआर हासिल कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट स्वीडन स्वीडन का भी बहुत अच्छा सिस्टम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद यू आर एलिजिबल टू गेन वर्क परमिट एंड जस्ट आफ्टर योर फर्स्ट सेमेस्टर आपका जो टाइम है वो पीआर के लिए काउंट होता है एंड इफ़ यू कंप्लीट 4 years वर्किंग इन स्वीडन और फिनलैंड आप परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। So if we talk about the time duration for PR, it's almost 4 to 5 years in Sweden and 4 years in Finland. As compared to अगर आप UK की बात करें तो sometime it goes more than 5 years. So as compared to UK, Sweden and Finland ज़्यादा attractive options हैं। हाउ ईजी इज इट टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन स्वीडन क्योंकि क्या आराम से मिल जाती है आपको जॉब हाफ वे थ्रू योर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट में और वो क्या इतनी इनफ होती है अगर आपने जिस तरह कहा कि यहाँ पे तो अलाउड है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हैं तो क्या इतनी इनफ होती है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते That's a very important question for students because students काफ़ी अपना बजट खर्च करके स्वीडन आ रहे हैं या फिनलैंड आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे आते ही जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करनी होती है along with their studies। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ और जॉब्स भी कर रहे होते हैं और कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब्स भी कर रहे होते हैं। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ के जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हैं जिस तरह एडिको है, रानस्ताद है, स्टूडेंट कंसल्टिंग है एंड देयर आर फ्यू मोर तो उस पे रजिस्टर करें। जस्ट लाइक लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट की ग्लास डोर के थ्रू जॉब हुई एंड शी इज़ वर्किंग इन वॉल्वो राइट नाउ। तो प्रोफेशनल जॉब्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और ऑड जॉब्स भी हैं।
तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी, क्योंकि और जॉब्स बहुत जल्दी ऑफर हो जाती हैं, तो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट आई रिकमेंड कि जिस फील्ड में आप आए हैं उसकी जॉब्स यहाँ पे मौजूद हैं। सर्च थ्रू दीज वेबसाइट्स, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें उस वेबसाइट के ऊपर, एंड गेट इन टच विद देयर रिक्रूटमेंट मैनेजर। कीप पोस्टेड, यू कीप देम पोस्टेड कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, एंड दे हेल्प यू इन फाइंडिंग ए गुड जॉब। सेकंड, जहाँ तक पैसों की बात है, तो यहाँ पे स्वीडन में जो मिनिमम रेट है वो बहुत अच्छा है। राइट नाउ लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑफरिंग 200 स्वीडिश क्रोना पर आवर। सो अगर हम बात करें कि अगर स्टूडेंट लेट्स से 30 आवर्स वीकली काम करता है along with the studies, so they can earn around 6,000 Swedish krona per week, right? डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने घंटे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स की कोई लिमिट नहीं है। सो बीइंग ए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जब सेमेस्टर ऑफ आता है, सेमेस्टर मींस यहाँ पे जो आपको ब्रेक मिलती है, समर ब्रेक मिलती है या विंटर ब्रेक मिलती है, सो उसमें वो लाइक दे वर्क फॉर 10 to 12 hours every day to save their money, और वो फिर फी के लिए भी यूज़ करते हैं, और वो अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक्सेलेंट। और एक और उस दिन ऑफलाइन मेरी हारून से बात हो रही थी, उन्होंने जिक्र किया था कि ना सिर्फ ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज बल्कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हैं उनके अपने भी कंसल्टेंट्स होते हैं या उनके अपने भी करियर गाइड्स होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कहाँ पे अप्लाई करें। और वो ना सिर्फ गाइड करते हैं कि आप कहाँ अप्लाई, वो आपको तैयार भी करते हैं उस जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, सीवी कैसा होना चाहिए, कैसे आप जाके इंटरव्यू देंगे। सो वो एंड दे आर वेरी सीजन्ड प्रोफेशनल्स, और यूनिवर्सिटी ने हायर इसलिए की होते हैं कि वो आप जैसे एप्लीकेंट्स को गाइड करें। सो दे कैन ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड्स। यस, मुझे इनिशियली जो भी मैं करंट जॉब कर रहा हूँ, ये मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के कैरियर डेवलपमेंट सेंटर ने ही रिकमेंड की थी। और आई मीन एट दैट टाइम मैंने उस वक्त इतना इसको सीरियस नहीं लिया था, बट लेटर ऑन आफ्टर 1 year मैंने इस जॉब पे अप्लाई किया और मुझे ये जॉब हासिल हो गई। सो आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो रेगुलर इवेंट्स करवाती है, जिसमें डिफरेंट कंपनीज के सीईओज और मैनेजर्स आते हैं, और वहाँ पे वो आपके साथ वर्कशॉप्स करते हैं। सो यू गेट अपॉर्चुनिटी टू मीट देम एंड टू नो देम, और उसके बाद आप उन कंपनीज में अप्लाई करके वर्किंग अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। एक्सेलेंट। जस्ट टू कवर फुली जो हम फाइनेंसेस का टॉपिक कवर कर रहे थे कि हारून ने बताया आप इतने घंटे काम करके फॉर एग्जांपल 200 क्राउन्स या 20 to 25 यूरोस पर आवर काम कर रेट के ऊपर आप अर्न कर सकते हैं। और वो वीकली कितना बनता है, मंथली कितना बनता है, थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ बिकॉज मैं खुद इन कंट्रीज़ में ही रहा हूँ। पहली बात कि इन ममालिक के अंदर टैक्स रेट और कुछ खासकर अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं तो एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, इस तरह के होते हैं कि आप you cannot come here and earn at least while you're studying with the perspective of saving a lot of money. So you might not be able to save a lot of money. ये ज़रूर होगा कि आफ्टर योर फर्स्ट सेमेस्टर आप अपने सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे। होपफुली अगर आप खुद आ रहे हैं तो बहुत आराम से, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तब भी हो जाता है। बट प्रेफरेंस ये है कि अगर आपके साथ जो आपका कोहैबिटेंट है या जो आपका पार्टनर है वो भी नौकरी कर रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिकॉज इस सेटअप के अंदर टू बी वेरी फ्रैंक, मैं यहाँ पे आई विल बी वेरी ओपन, अगर आपका पार्टनर भी जॉब नहीं कर रहा इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और हम जिस रीजन से आए हैं वहाँ पे नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता नहीं है। बट इफ़ दैट्स नॉट द केस देन थोड़ा सा अपने इकोनॉमिक्स को आपने कैलकुलेट करना है, या मे बी आप अपने आप को सिर्फ एजुकेशन तक रिस्ट्रिक्ट करें। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म को देखते हैं यहाँ पे, सो लॉन्ग टर्म के अंदर आपके लिए एक फाइनेंशियल वायबिलिटी तभी पैदा होती है जब आप और आपका पार्टनर मिलके they're contributing towards the household. Just to be very open. One otherwise वही वाली बात है कि there's no saving. So at least in the medium term का मतलब है कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जो भी आप पढ़ रहे हैं आप 2-3 साल नौकरी करेंगे and you won't be saving pretty much nothing. So उस perspective से ये उन लोगों के लिए खासकर प्रोफेशनल्स जो कि हायर एजुकेशन के लिए इन रीजन्स को कंसिडर कर रहे हैं एंड दे करेंटली मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन मिडल ईस्ट। बिकॉज मैं या मेरे साथ के बहुत से लोग और हारून खुद भी शायद इसको सेकंड करेंगे, वहाँ पे टैक्स नहीं होता। तो अगर मेरी लेट्स सपोज वहाँ पे 20 लाख तनख्वाह है तो लिटरली 20 लाख ही मेरे अकाउंट में जा रही होती है, या मैं चलो 19-18-19 लाख। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपकी तनख्वाह जितनी भी है, इन ममालिक का टैक्स रेट 40% तो आपका टैक्स कट जाएगा मिनिमम, बता रहा हूँ।
आपका जितना भी आप 10 रुपये कमाते हो तो 4 रुपये तो हुकूमत के पास चले गए, बुरे नहीं लगेंगे आपको, सोशल बहुत बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, बट वो 4 रुपये तो चले गए, पीछे 6 रुपये बचे, उसमें मैंने सारा कुछ मैनेज करना, वो मैनेज हो भी जाता है, बट नटशेल सेविंग नहीं होती, खासकर इफ़ यू आर वन पर्सन हुज अर्निंग फॉर यू एंड योर किड और योर किड्स व्हाटएवर। सो इस पर्सपेक्टिव को माइंड में रखने हमने बहुत सारी अच्छी बातें की, बट ये एक एस्पेक्ट बताना बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू बी ओपन, ये है। लेकिन अब जितना अरसे मुझे हो गया है, हारून को मेरे से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स देते हुए, आई एम माई सेल्फ बेस्ड इन स्टॉकहोम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन स्कैंडिनेविया, मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स देते हुए चुपता नहीं है, बिकॉज मुझे अपने इर्द गिर्द सर्विसेज नज़र आ रही हैं और मुझे बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सो इट डजेंट बॉदर यू। बट वही वाली बात है कि सेविंग इज समथिंग दैट इज अ बिट ट्रिकी। हारून, would you agree to this? Yes, I agree with this. And Sweden, Finland, Norway, ये सबसे highest tax band countries हैं in the world. So, but on the other side, you get allowances for your children. Every month आपको यहाँ पे बान बिद्राग मिलता है। उसके अलावा आपके जो बच्चे हैं उनको फ्री तिद मिलता है, विच इज़ लाइक अगर आप दोनों जॉब कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे फ्री तिद मीन्स के डे केयर सेंटर है, लाइक आप सुबह 7 बजे छोड़ें और शाम को 5 या 6 बजे व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम योर जॉब तो आप ले सकते हैं, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो आप जिस तरह हम सब बता रहे हैं कि उनको ये टैक्स चुभता नहीं है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब आपको उसके अगेंस्ट काफ़ी बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं तो वो एक बैलेंस हो जाती है चीज़। सो आई थिंक कि इनिशियली आप और आपका जो स्पाउस है वो अगर दोनों वर्क करेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ सैलरी विल बी सेफ। एक सैलरी से मुश्किल होता है गुजारा दोनों का, तो बेहतर होगा कि आप दोनों इस तरह से प्लान करें कि आप दोनों काम कर सकें। Thank you so much, Haroon. Any final piece of advice from your side? Yes, for especially हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, they are looking for global opportunities, so do consider Finland and Sweden, और इसमें scholarships के लिए कोशिश करें, and if they need any help or information for scholarship के कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन ओपन कब हो रहे हैं और उनकी डेडलाइंस क्या है, तो दे कैन कांटेक्ट मी। और मेरा ये मशवरा होगा कि फुल प्लानिंग के साथ आएँ ताकि आपको यहाँ पे एक अच्छी लाइफ मिल सके। Thank you so much for finding time, Haroon. थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, और इंशाल्लाह दोबारा राब्ता होगा। अगर आपको कोई सवाल या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं रेगुलरली आपके साथ ऐसी इनसाइट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा जो आपको अपना करियर या बिजनेस पाकिस्तान से बाहर सेटअप करने में मदद करेंगे। अभी के लिए इतना ही। Until we meet again, Allah Hafiz.